चलिए तो आते हैं 2016 क्वेश्चन बैंक में। देखा जाए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले बताया गया है आपको। कह रहा है पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो याद रखेंगे टाउ जो है, जिसको बल आघूर्ण कहा जाता है, बल आघूर्ण सदिश है। तो टाउ पर जब टॉर्क पर एरो है तो याद रखेंगे P क्रॉस E पर भी एरो होगा, और जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, P साइन थीटा। तो याद रखेंगे अगर सदिश के रूप में पूछ दिया तब तो ये होगा, और परिमाण के रूप में पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन है, करेंगे टॉर्क बताइए तो कौन होगा, P क्रॉस E, क्योंकि डॉट का मतलब कॉस होता है। ठीक है, ये दोनों तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो ये 2016 का पहला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन 1 क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये आपको बनाना है। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी। आपको इसका तुल्य धारिता मतलब ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता कितना होगा निकाल के बताइए। कितना आ रहा है, केवल 9 आ रहा है। चलिए तो हम चेक कर ले रहे हैं। पहले ई दोनों को हटाइए, सीरीज में है तो कैसे हटेगा, वो दोनों कैसे हटाएंगे। तो आप कहिएगा कि सर ई दोनों को हटाने का तरीका है सी डैश इक्वल टू तो C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2 तो 36/12 तो 3 आ गया। अब जब हट के 3 आएगा तो बताइए ऊपर और नीचे समांतर क्रम में तो उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो C इक्विवेलेंट निकालिएगा तो 3 + 6 = 9 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्लियर है, क्या किए, पहले दोनों को श्रेणी में कर दिए, 3 माइक्रोफैराड आ गया, फिर दोनों ऊपर नीचे समांतर क्रम में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 369 माइक्रोफैराड। क्लियर है वाला, हटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये फॉर्मूला है आपका, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, कितना होता है विद्युत परिपथ V²/R निकाल के बताए थे। चलिए P = VI होता है। ठीक है, फिर आपको बताया गया था कि V = IR लिखना होगा, I = कितना होगा V/R होगा। तो इस I की जगह पर इसको लाइए V/R, तो ये कितना हो गया V²/R, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है, बताइए कौन सा बीमा होगा। आपको बताया गया है कि ऐसा ही मात्रक बीमीय सूत्र कंप्लीट आपको याद करना है, बताइए कौन सा होगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर बीमा का बात किया जाए। बोलो जी, M L नहीं होता है, याद रखेंगे L नहीं होगा, M T−2 A−1 या I−1। अब खोलिए कहाँ है इसमें। ठीक है, हम क्या बोले हैं M T−2 I−1, तो बताइए कौन सा होगा, तो फर्स्ट वाला ही होगा, ये होगा। अब यहाँ देखिए अरेंज जो है आगे पीछे है कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जाए, तो आप अपना डाटा खोजेंगे कि कहां पर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे क्योंकि किसी का पावर 0 मतलब वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब ये नहीं के बराबर है, तो क्या हो गया M T−2 I−1, हटा जाए। चल लेंज का नियम, तो लेंज का नियम किससे संबंधित है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, इसको सिद्ध भी किए थे हम लोग। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर पहले तो शक्ति गुणांक को हम cos∅ से लिखते हैं, और ये होता है R/Z। अब Z क्या है, तो प्रतिबाधा है, तो आप कहिएगा कि R तो ऊपर है, और LR परिपथ में प्रतिबाधा क्या निकाले थे, तो R² + L² ω²। अब खोजिए कहाँ है इसमें,
तो आप कहिएगा यही है सेकंड वाला। ठीक है, ये शक्ति गुणांक के लिए होता है R/Z, और ये Z कितना है आपका, तो ये है Z वाला। हो गया, आगे बढ़ाया जाए। 7 नंबर। चलिए अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई है, अब उसका कह रहा है कि रोटेशन में आवर्तकाल कितना होगा। आवर्तकाल मतलब समय ही होता है, आवर्तकाल मतलब समय। तो सुनिए क्या था, मान लीजिए कि हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें कोई क्लॉक रखा गया है, या कोई भी मैग्नेटिक नीडल कंपास ले लिया जाए, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक नीडल, तो मान लिए कि इसका रोटेशन कुछ हो रहा होगा, आवर्तकाल जो भी होगा। अब कह रहा है कि इस क्षेत्र का तीव्रता हम बढ़ा दिए, पहले कितना था V1, अब कितना बढ़ा दिए, तो आप कहिएगा अब जो बढ़ा दिए मतलब जो V2 लेके आए वो कितना हो गया, 4V1 हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ा दिया गया। पहले आपके चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता V1 था, अब जो कर दिए 4 गुना कर दिए तो उसको V2 कहेंगे ना। तो जब 4 गुना क्षेत्र को बढ़ा दिए तो इसका आवर्तकाल क्या हुआ होगा, ठीक है, यही आपको बताना है। तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा बोर्ड पर। चलिए, तो गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है बालक, गिवन डाटा हम बात करेंगे। गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, तो आपने बोला कि सर पहले चुंबकीय क्षेत्र V1 था, लेकिन आपने बोला कि बाद में उसको बढ़ा दिया गया है तो V2 कर दिया गया है बाद वाला, और ये कितना है, तो पहले से 4 गुना है। अब यहाँ पे आवर्तकाल का फॉर्मूला लेना है, तो आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला जो होगा, आवर्तकाल के लिए जो फॉर्मूला होता है T व्युत्क्रमानुपाती √B होता है। ठीक है, लिख लीजिए, हम नोट में पूरा फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में, नोट करके लिख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के लिए, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के लिए आवर्तकाल, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के लिए आवर्तकाल, और देखिए आवर्तकाल कितना होगा, तो T = 2 पाई √I/MB, ये होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला। कहाँ निकाले थे, जब साइक्लोट्रॉन आपको पढ़ाया जा रहा था उसी समय था ये। अब हमको ये बताइए कि हम केवल B के साथ संबंध देखेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं। तो T और B के साथ देखिए यहाँ पे संबंध है, T और B के साथ क्या संबंध है, केवल B के साथ, तो कहिएगा कि 1/√B, देखो तो बालक दिख रहा है, T ऊपर है और B नीचे, बाकी सब क्वेश्चन मान लीजिए, केवल B के साथ बताइए। तो हमको ये बताइए कि अगर आवर्तकाल, समझिएगा, अगर आवर्तकाल T1 ले ले तो इसको हम B1 कहेंगे, और अगर आवर्तकाल हम T2 ले ले तो ये क्या होगा, 1/√B2, क्योंकि दोनों में तो उल्टा संबंध है। T और B में देख लीजिए संबंध, तो T1 अगर लेंगे तो B1 होगा, ये पहले का आवर्तकाल है तो तीव्रता भी पहले का होगा। T2 क्या है, तो जब 4 गुना बढ़ा दिए हैं तब का है, तो उस समय के लिए B2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अनुपात ले लेंगे, T1 अनुपात T2, तो यहाँ क्या होगा, 1/√B1 1/√B2, इसको 4 स्टेप में कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा B2/B1। B1 क्या इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, B2/B1 अलग अलग है तो हम एक ही में ले लिए, यहां तक कोई दिक्कत बालक, समझ आ रहा है। चलिए अब B2 के लिए देखिए आप क्या लिखे हैं, 4B1, और नीचे क्या है, B1, तो यहाँ पे लिखते हैं T1/T2, और ये अंडर रूट आपने लाया B2/B1। B2 के लिए कितना यूज कर लेंगे, 4B1, और नीचे कितना है, B1। B1 से B1 कैंसिल हो गया, 4 है तो बाहर 2, नीचे 1,
तो T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 ये आ गया 2:1। तो अगर T2 निकालना रहे, क्योंकि बाद वाला आवर्तकाल निकालना है ना बालक, बाद वाला आवर्तकाल निकालना है, ये दोनों को पलटिए तो ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि T2 अपॉन T1 जो होगा 1/2, तो T2 जो होगा ये कितना होगा T1 अपॉन 2। तो अब बताइए, पहले T1 था, अब T1 अपॉन 2 हो गया, तो आधा ना हो गया जी, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, पहले T1 था, अब T1 अपॉन 2 है, तो क्या हो गया, आधा हो गया। तो याद रखेंगे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता आप 4 गुना बढ़ा देंगे, ठीक है, तो आपका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो पहले से आधा हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए बालक जल्दी। ये कितना क्वेश्चन का था, क्वेश्चन नंबर कितना, 7 था, 7 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, जल्दी। ये आपका फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला पे पहले हम T1 के लिए निकालें फर्स्ट आवर्तकाल, उसके बाद सेकंड वाला आवर्तकाल, दोनों का अनुपात यहां से लिया गया और रिजल्ट लेके आए। हो गया बालक? कहाँ पे बालक, कहाँ पलटे? 1 2 3 4, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ आएगा, नीचे। 4 स्टेप में कीजिए ना, 1 2 3 4, तो ये ऊपर चला जाएगा, B1, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, समझ में आ रहा है? हटा दे बालक। चलिए नेक्स्ट, इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया बालक, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 7 का कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि T1 अपॉन 2 आया है। चलिए 8 नंबर में, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए अंतिम है, तो हम बताए थे, देखिए इसका अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, 2 लेंस होता है ना जी, तो यहाँ पे आप वस्तु रखे थे, तो इसका एक प्रतिबिंब यहाँ बना था, देखिए एक प्रतिबिंब यहाँ बना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बालक, एक मिनट, देखिए यहां पर रखे थे, तो एक प्रतिबिंब यहां बना, और फाइनल जो प्रतिबिंब बनता है यहां बनता है, फाइनल वाला। तो अब बताइए कि इसका नाम जो लिखेंगे वो दोनों के सापेक्ष लिखना होता है, तो इसके सापेक्ष ये क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब सीधा होता है, इसके सापेक्ष काल्पनिक है, और इसके सापेक्ष क्या है, उल्टा। तो काल्पनिक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के आकार से बड़ा होगा। अब खोजिए काल्पनिक और उल्टा कहाँ है, तो 3 नंबर है, ठीक है। अगर अंतिम नहीं रहता, इसके बारे में पूछता तब आप क्या कहते, इसके बारे में पूछता तब, तो इसका अगर इसके बारे में पूछता तब तो तुलना इससे करना होता, तब क्या बोलते हैं, वास्तविक और उल्टा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतिम पूछ दिए, तो ये जो होता है इससे इससे दोनों से तुलना करना रहता है, तो इसके सापेक्ष काल्पनिक है, इसके सापेक्ष उल्टा है, ऑप्शन नंबर 3। हटाए बालक। 9 नंबर, अब देखिए बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, तो आपको मालूम है कि बीटा जो है आवेशित किरणें हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस, तो ये विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होती हैं, तो ये हो जाएगा चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों। गुरुत्वाकर्षण में थोड़ी होगा, गुरुत्वाकर्षण तो द्रव्यमान वाले पे लगता है, तो कौन होगा, 4 नंबर। चलिए नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, नॉर गेट,
तो नॉर गेट में कौन कौन सा गेट है बालक? और गेट है, नॉट गेट है। तो देखिए और के लिए y इक्वल्स a प्लस बी होता है और नॉट मतलब है बार, तो ये हो गया, इसी को कहते हैं नॉर गेट। ये नॉर गेट का बुलियन व्यंजक कौन सा होगा? 4। बहुत बारीकी से आपको बताया गया था इसके बारे में, सारा गेट का रिवीजन, क्वेश्चन रिपीटेड। कितना आंसर होगा जी? तो याद हो गया होगा। चलिए 20 माइक्रोफैराड। ये डाटा भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। डाटा अगर चेंज करे तो 8 या 125 जब रहेगा तो क्यों रहेगा वहां पर। चलिए नेक्स्ट, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग का मान कितना होता है? 0। कौन सा नियम? किरचॉफ्स का पहला नियम, किरचॉफ्स करेंट लॉ। 2 लॉ था, केसीएल केवीएल, तो किरचॉफ्स करेंट लॉ है बालक। जंक्शन लॉ या जंक्शन लॉ इसको बोलते हैं, जंक्शन लॉ नहीं, जंक्शन लॉ लूप लॉ, हाँ जंक्शन लॉ है। करेंट है किरचॉफ्स करेंट लॉ या जंक्शन लॉ। दूसरा एक नियम था बताया गया था केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। बताइए इसमें क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा है, इसमें 4 नंबर होगा, ml स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स 1। विद्युत वाहक किसके लिए? तो विद्युत वाहक बल के लिए। एम्पियर आवर, ये बहुत बार हम बता चुके हैं, आपको बताया हमने कि जब एम्पियर के साथ टाइम वाला कोई यूनिट आ जाए, जैसे घंटा आ जाए, मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, जब भी आ जाते मात्र किसका होगा? आवेश। ठीक है, कोई आ जाए, एम्पियर आवर आ जाए, मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, तो किसका होगा? आवेश। चलिए ये भी क्वेश्चन हमको लग रहा है दिखा है। प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो, प्रतिबाधा हो, सबका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। बताइए, आप ही बताइए कौन सा होगा? तो जब प्रकाश किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका तरंग का लंबाई तो हमेशा घटता है बालक, याद रखेंगे। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसमें होता है? विरल माध्यम में, जैसे हवा में, निर्वात में, और कांच क्या है? सघन। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो इसका तरंग का लंबाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए यह एमीटर का नाम आया है, पहले हमको ये बताइए कि एमीटर का काम क्या है? एमीटर क्या करता है बताइए? एमीटर का काम बताओ। एमीटर से करंट का मेजरमेंट करते हैं, एमीटर से करंट का मेजरमेंट किया जाता है, धारा का मापन किया जाता है। तो ये भी सवाल है कि एक गैल्वेनोमीटर भी तो है, अब गैल्वेनोमीटर से क्यों नहीं मेजरमेंट करते हैं? उसे भी तो मेजरमेंट किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे सर गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का मेजरमेंट होता है और एमीटर से जो ज्यादा अमाउंट का करंट रहता है उसका मेजरमेंट होता है। तो कह रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो शंट करने से उसका मेजरमेंट का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आपको बताया गया था शंट के बारे में, अल्प प्रतिरोध होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। तो शंट यूज करने से क्या होता है? तो इसकी माप सीमा जो है बढ़ जाती है, बढ़ाने के लिए शंट किया जाता है। शंट का उपयोग भी पूछा जाता है, शंट का 2 उपयोग बताइए। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपको पढ़ाया गया है कि शंट क्या है? तो स्मॉल रेजिस्टेंस को हम लोग शंट कहते हैं। चलिए आगे, स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व रहे, इस सबका मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है बालक। चलिए इसके बाद है तप्त तार, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये तप्त होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापेगा बालक? मूल औसत वर्ग मान, इसको वर्ग माध्य मूल मान भी कहा जाता है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा कि तप्त तार एमीटर मापता है, क्या मापता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान या वर्ग माध्य मूल मान। चलिए अब यहाँ पे
ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो ये बताइए ट्रांसफार्मर का कितना टाइप पढ़ाया गया था? 2 टाइप, एक ऊंचाई है एक अपचाई है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देगा और अपचाई ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। तो ये कह रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप है, याद रखेंगे ये वोल्टेज बढ़ाने वाला है बालक, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला। तो बढ़ाना है तो याद रखेंगे अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आउटपुट में ज्यादा कॉइल रहना चाहिए, अगर घटाना है तो आउटपुट में कम कॉइल रहना चाहिए। तो याद रखेंगे अगर N1 को कह दे, N1 क्या है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, N2 क्या है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए N2 का मान ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज अगर बढ़ाना है तो N2 ज्यादा करना होगा, N1 कम करना होगा। अगर वोल्टेज घटाना है तो N2 कम हो जाएगा, N1 ज्यादा। तो याद रखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है ये वोल्टेज बढ़ाने वाला होता है। और अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, तो वोल्टेज बढ़ाना है तो याद रखेंगे N2 का मान N1 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब खोजिए इसमें कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर इस सेकेंड वाला ही है, N2 ग्रेटर देन N1। घटाने वाला रहता तब उल्टा हो जाता है, N1 ज्यादा होता है N2 कम होता है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या मापिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से? तो आप बोलेंगे सर ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। चलिए इसके बाद है डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। तो बताइए किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक बताइए, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होता है? तो आप बोलेंगे, ध्यान देंगे चुंबकीय आघूर्ण का तो एम्पियर मीटर तो ऐसे ही था, और जैसे वहां हम लोग कूलम में मीटर पढ़े थे तो उस तरीके से यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्रबलता आता है, ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर, और एक और लेंथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। 23 का कितना? 2 नंबर। आगे बढ़ा जाए, ये होता कितना है? तो ये होता है m इंटू 12। ठीक है, इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर और इसका केवल मीटर, तो ये कितना हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। हटा दे। ऑप्टिकल फाइबर, इसको हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहा जाता है। तो प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है बालक? तो आप बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट, करे जब माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, जब सूक्ष्मदर्शी का नली का लंबाई बढ़ाया जाता है तो आवर्धन क्षमता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसको लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अगर यंत्र का लंबाई बढ़ाइएगा तो आपका कैपेसिटी, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 26 नंबर में कह रहा है कि लेम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो बताइए क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे hc अपॉन लेम्डा। देखिए कैसे, E इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू, और जब न्यू हटेगा ना तो c अपॉन लेम्डा आता है। तो कितना हो गया? hc अपॉन लेम्डा। ठीक है, अब बताइए सबसे अधिक वेदन क्षमता, इसको वेदन क्षमता कहते हैं, किसका होता है? तो इससे तो ज्यादा किसी का नहीं होता है। ठीक है, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसका होगा? तो गामा किरण का। क्लियर है बालक? हाँ, अब बताइए पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। पीछे आप बताइए, पी टाइप में सबसे लास्ट बेंच, पी टाइप में कौन होता है धारावाही चालक? होल होता है। क्यों होता है? आपको बताया था मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स,
ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर पी टाइप है मतलब पॉजिटिव टाइप है, इसका मतलब इसी का संख्या ज्यादा होगा। तो बताइए पॉजिटिव किस पर होता है? होल पर होता है। तो अगर मुख्य धारावाही चालक कहा जाएगा तो कौन होंगे? होल होंगे। कोई दिक्कत बालक यहाँ तक? बस यहीं पे रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे।